हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 3 होगा, जिसमें हम रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसमें टोटल 57 क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। अगर पहले का वीडियो या फिर बाकी सब्जेक्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रेडियो धर्मिता की खोज, आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी बैक्यूरेल हो जाएगा। दूसरा है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर नाभिक का? क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा आपका नाभिक का। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, नाभिक या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर? रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेने वाला, तो ये आपका हो जाएगा परमाणु का नाभिक। चौथा है, किसी परमाणु के स्थायी नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? तो स्थायी जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पांचवा क्या है? रेडियो धर्मिता का यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट। रेडियो एक्टिविटी का हिस्सा यूनिट पूछे तो क्या होगा? काफी बार पूछते ही, आंसर हो जाएगा क्यूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? ऑप्शन ध्यान से देखिए। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों का उत्सर्जन करता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इंपॉर्टेंट है। सातवां देखिए, अल्फा और बीटा किरण की खोज किसने की? ध्यान दीजिए, अल्फा और बीटा, तो इन दोनों किरणों का खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की? तो गामा किरण का खोज हुआ था, किसने किया था? रदरफोर्ड ने। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? यानी हीलियम नाभिक और उस रेडियो किरण दोनों आसपास होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका अल्फा किरण। ठीक है, अल्फा किरण। 10वां है, नाभिक के निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? अल्फा, बीटा, गामा तीन किरण निकलती है, उसमें पूछ रहा है सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसका है? तो आंसर हो जाएगा आपका गामा का। ठीक है, गामा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कुछ कमी लगे आपको तो आप हमें कमेंट में बताइए ताकि हम और सुधार कर सकें इसको। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन। अल्फा किरण H प्लस, H प्लस, He प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन क्या होता है? अल्फा किरण जो है वो हीलियम प्लस प्लस आयन का होता है। 12वां है, अल्फा किरण का उपस्थित आवेश, यानी अल्फा किरण जो है क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या कोई आवेश नहीं होता है? आंसर हो जाएगा 2 इकाई धन आवेश, यानी प्लस प्लस 2 पॉजिटिव होता है। ऊपर से ही 11वां क्वेश्चन से ही यहाँ पे आपको आंसर मिल जाना चाहिए था। He प्लस प्लस यानी 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे आंसर 2 पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है, बीटा किरण किस चीज का बना होता है? तो ये आपका निगेटिव होता है। ध्यान दीजिए, अल्फा डबल पॉजिटिव और बीटा निगेटिव। 14वां, निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक यानी आइसोबार का निर्माण होता है? आइसोबार का निर्माण किससे होता है? तो आंसर होगा बीटा किरण से। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है? यानी अगर वो उससे निकल जाता है, हट जाता है, तो उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बीटा किरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, यानी निगेटिव चार्ज? देखिए बीपीएससी में पूछा, तो अभी हमने पीछे पढ़ा निगेटिव चार्ज किस पे होता है? बीटा किरण पे, तो आंसर बीटा होगा। अगला है, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन होता है? सही आंसर बीटा किरण। 18वां देखिए, समान ऊर्जा की अल्फा किरण की तुलना में बीटा किरण की वेधन क्षमता अधिक होती है, इसका कारण बताना है। ठीक है, अगर अल्फा किरण है सेम एनर्जी का और बीटा किरण, तो बीटा किरण का वेधन क्षमता अधिक होता है, इसका रीजन पूछ रहा है। ध्यान से देखिए ऑप्शन को, तो आंसर क्या हो जाएगा?
बीटा किरण का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग जो स्पीड होता है काफी ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, बीटा किरण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? सेम रिपीट क्वेश्चन है, ऋणात्मक यानी निगेटिव। गामा किरण किससे बना होता है? मेसॉन कण, न्यूट्रॉन कण, हिग्स बोन्स या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे। आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों से। नेक्स्ट है गामा किरण किरणें क्या होती है? तो गामा किरण आपका हो जाता है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें से। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट देखिए, अल्फा बीटा और गामा में बोल रहा है कि सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसका होता है? ठीक है, आंसर होगा आपका गामा किरण का। ठीक है, अल्फा से ज्यादा बीटा, ऐसे याद रखिए, अल्फा से ज्यादा बीटा का हो गया और बीटा से ज्यादा आपका किसका? गामा का हो गया। तो इसमें निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा बीटा गामा में आयनन क्षमता सबसे कम किसका होता है? तो होगा गामा का। सबसे अधिक अगर आयनन क्षमता पूछ दे, 24वां जो प्रश्न है, तो सबसे अधिक अल्फा का हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रम में सजाने के लिए भी पूछ सकता है, अल्फा बीटा गामा में सबसे अधिक किसका है, सबसे कम है? तो दो याद रखिए, सबसे अधिक होता है आपका गामा का और सबसे कम होता है अल्फा का। सॉरी, सबसे कम जो होता है वो अल्फा गामा का होता है और सबसे अधिक अल्फा का होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के बाद किसमें अंतिम रूप से बदल जाता है? कोरेंडम, सीसा, कैडमियम या जस्ता? तो 25वां का आंसर हो जाएगा आपका सीसा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा बीटा गामा या एक्स किरण बोल रहा है सबसे कम पारगम्य शक्ति वाला किरण, यानी भेदने की क्षमता वाला किरण। तो ये हो जाएगा अल्फा किरण। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? रेडियम, यूरेनियम, पोलेनियम या प्लेडियम? सही आंसर हो जाएगा आपका पोलेनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? यूरेनियम, थोरियम, एल्युमिनियम या पोलोनियम बोल रहा है कि प्राकृतिक रेडियो सक्रियता इसमें नहीं है। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बोरॉन, भारी पानी, यूरेनियम और प्लूटोनियम। एसएससी 2011 में पूछा है। बोल रहा है कि श्रृंखला अभिक्रिया में कंट्रोल करने के लिए तो भारी पानी यानी D2O, हेवी वाटर का यूज किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? स्टेटिन, फ्रांसियम, टाइटेनियम और जर्कोनियम। यूपीपीसीएस में पूछा था। बोल रहा है कि कौन सा है जो एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, विघटन नाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? पीबी, इस्पात, एफी या एल्युमिनियम? सही आंसर इसका होगा पीबी यानी सीसा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एक बीटा कण के उत्सर्जन के परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? यानी अगर किसी वस्तु से एक बीटा कण निकलता है तो उसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान में क्या चेंज होगा? आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक एक घटेगा लेकिन जो उसका द्रव्यमान है वह सेम रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से यानी बीटा में क्या हो रहा है? परमाणु क्रमांक घट रहा है और द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन वही अगर अल्फा कण निकल रहा है तो क्या होगा? आंसर होगा परमाणु 2 से घटेगा और द्रव्यमान 4 से घट जाएगा। ठीक है, परमाणु 2 से और द्रव्यमान 4 से घटेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, 11Na22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ। तो हमने अभी पीछे देखा कितना कमी आता है, उस हिसाब से यहाँ पे न्यूमेरिक पूछ दिया है। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 92U236 से जा रहा है 87U224 में कितने अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित होंगे। तो कितना घट रहा है आपका, इधर घट जा रहा है 12 और यहाँ पे 3 2 5 की कमी हो रही है। तो आंसर यहाँ पे होगा 3 अल्फा एवं 1 बीटा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, यानी उसका द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी। सही आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा, यानी उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगला है, यदि 92U38 विघटित होकर 91Pa234 बनाता है तो कितने अल्फा और बीटा कण का उत्सर्जन होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक अल्फा और एक बीटा कण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी पूरा जीवन काल उसका 140 दिन का है, 0.25 रह जाए यानी 1/4। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 140 दिन। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल यानी हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन के बाद उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना % भाग शेष रह जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है, इसी पदार्थ का 3/4 भाग का 6 या एक नियम लगा के यहाँ पे आप बना सकते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 8 महीना। नेक्स्ट देखिए 41, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है, यानी कोई भी वस्तु कितना साल पुराना है, किस नियम के अनुसार उसका एज निकाला जाता है। काफ़ी आसान सवाल है, आंसर होगा कार्बन काल निर्धारण। पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा, ये हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मृदा, स्मारक, जीवाश्म या चट्टान। आंसर हो जाएगा जीवाश्म का, ऑप्शन सी। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया, IB 2013 में पूछा था ये क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बैक्वेरेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, आंसर हो जाएगा ऑटो हॉर्न। नेक्स्ट देखिए, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हो जाएगा विखंडन। अगला है 48 नंबर, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, विखंडन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आंसर है इसका ऑप्शन बी, विखंडन से। ठीक है, नाभिकीय विखंडन से सबसे ज्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होती है। अगला है 49, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन होता है, विखंडन होता है, संलयन होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, तो हो जाएगा हेवी वाटर, D2O। रेडियो धर्मता किसमें मापा जाता है, ये हो जाएगा आपका गीलर मुलर काउंटर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है। आंसर हो जाएगा आपका अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम विकसित किसने किया था, आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर के द्वारा।
रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन यानी द्रव्यमान आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता? तो जब रेडियोधर्मी पदार्थ से बीटा किरण निकलेगा तो कोई भी चेंजेज नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी रेडियो सोडियम। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियां को अवरोही क्रम में सजाइए। हम पीछे बता चुके थे इसका। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा बीटा फिर गामा फिर बीटा फिर अल्फा का होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।